इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में फ़र्क क्या है? टॉपिक क्या है? चाइल्डहुड इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट वैसे होता है कि उस चीज़ में थोड़ा सा वो आ गया है, जब कोई अगर फंक्शन है या फिर चीज़ है उसमें थोड़ी इकोनॉमिकल डिफेक्ट आ गई, डिसेबिलिटी तो वो चीज़ ना पढ़ पाना। एग्जांपल दो। जैसे अगर कोई व्हील चेयर है फॉर एग्जाम्पल और वो डिसेबल है तो उसको मतलब कि नॉर्मल काम करने से वो डिसेबल हो गया तो वो चल नहीं सकता। और तो इम्पेयर्ड किसको कहोगे? इम्पेयर्ड मतलब कि इम्पेयर्ड किसी को सीरियस नहीं होता, डिसेबल ज़्यादा सीरियस होता है। एग्जाम्पल क्या है ना, इम्पेयर्ड वाले एग्जाम्पल दो ना, कि किस चीज़ को इम्पेयर्ड बोलोगे, किस चीज़ को डिसेबल बोलोगे? मे बी सर एक ऑर्गन जो फिर काम करना छोड़ दे ये डिसेबल है, अगर एक ऑर्गन में जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं पर उसने काम करना छोड़ा नहीं है। एग्जाम्पल दो ना कि इम्पेयर्ड और डिसेबिलिटी में फ़र्क क्या है? कौन से कंडीशन को आप इम्पेयर्ड बोलोगे? सर डिसेबिलिटी जो है वो टेम्पररी होती है, इम्पेयरमेंट मतलब वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं कर पा रहे, जो डेली लाइफ में करते हैं। जैसे अगर किसी की हाथ टूट गया तो वो डिसेबिलिटी है, लेकिन उसका हमेशा के लिए हाथ खराब हो गया, मतलब ये हाथ टूटना और हमेशा के लिए हाथ खराब होना फिर क्या होगा? फ़र्क क्या होगा दोनों में? डिसेबिलिटी में वो कुछ वक्त के लिए वो काम नहीं कर रहा लेकिन बाद में फिर सही हो जाएगा। आप इम्पेयरमेंट वो जब एडमिशन लेते हो डिसेबल कोटा होता है ना, कौन सी चीज़ होती है जो उसको डिसेबल कहेंगे? सर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस में डिसेबिलिटी है, तो नॉर्मल जो उसके पेज हैं उसके हिसाब से कोई फंक्शन जो नॉर्मल हेल्दी लिविंग बीइंग से मतलब जो कर पाता है वो ना कर पाए उससे डिसेबल। चलो सिंपल सा बता रहा हूँ, आप लोग चश्मा उतारो। अब इम्पेयर्ड हो डिसेबल हो? नॉर्मल एक्टिविटी तुम अपने आप को अगर नॉर्मल कह रहे हो तो ये तो फिर नहीं देख पा रहे, सर ये इम्पेयर्ड है डिसेबल नहीं होंगे। तो डिसेबल कब होंगे? अच्छा, उसके अलावा सर पोलियो हाँ सर कोई है जिसका ऑपरेशन हुआ है ये हड्डी टूट गई तो वो इम्पेयर होगा, पर जिसको पोलियो है या कोई और बीमारी है तो वो डिसेबल होगा। अच्छा, अगर हम अगर कहें किसी को ब्लड डिसऑर्डर है, कौन सा ब्लड सर अगर ब्लड हीमोफिलिया हो गया, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, हीमोफिलिया हो गया, इम्पेयर तो हीमोफिलिया को इस चैप्टर में फिर क्यों नहीं ऐड किया? ये खामखा अलग से चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? सर क्योंकि वो है कि फिजिकल फंक्शन क्योंकि हीमोफिलिया से वो नॉर्मल फंक्शन तो कर सकता है ना। तो वो इम्पेयर्ड है या डिसेबल है? सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फंक्शन सर बिकॉज हीमोफिलिया की वजह से उसको बहुत सारी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे वीकनेस और अपना काम नहीं कर पाएगा, टायर्ड होगा, तो वे मेरे अच्छा, और कोई मिसाल दो। सर जैसे बेबी किसी को स्टटरिंग मतलब स्टटर करता है और उसको स्पीच में प्रॉब्लम और डिसेबल नहीं है बट आई काइंड ऑफ उसकी स्पीच इम्पेयर हो रही है, ये अभी तक कंफ्यूज हो, और कुछ? डिसेबिलिटी मतलब क्रिटिकल और इम्पेयर्ड मतलब? इम्पेयर मतलब कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन वो इम्पेयर्ड हो गया। तो मतलब ये इम्पेयर्ड है सारे, आप लोग इम्पेयर्ड हो चश्मों वाले? अच्छा, डेफिनेशन यही है। वैसे डेफिनेशन यही है, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी दोनों चीज़ सेम ही है कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा चेंजेस आ जाए। डिसेबिलिटी तब कहोगे जब रूटीन लाइफ जो नॉर्मल बंदा है उसके जैसे वो बंदा रूटीन अपनी ज़िंदगी ना गुजार पाए।
अब अगर किसी के आई साइड वीक है, दे आर नॉट डिसेबल्ड, रूटीन हर चीज़ कर रहे हैं। आपकी बात जैसे ब्लाइंड है, दे आर डिसेबल। किसी की कोई लिम्ब फंक्शन नहीं कर रही, दे आर डिसेबल। कोई हेयरिंग लॉस है, कंप्लीट लॉस है, दे आर डिसेबल। हेयर इम्पेयर्ड है, कहते हैं हेयर इम्पेयरमेंट एंड हेयर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी वही चीज़ जो आपकी रूटीन लाइफ, एक जो रूटीन में कर रहा है आम इंसान, वो ना कर पाए, वो हर चीज़ डिसेबल हो जाएगी। इसको ही बस कहते हैं कि इम्पेयरमेंट। अब फ़र्क क्यों आ रहा है? टेम्पररी हो सकती है। एक बंदा नॉर्मल है, वो अपना क्या कर सकता है, मॉरल हाइजीन या कोई हाइजीन हो सकता है, जो इम्पेयर या डिसेबल पर्सन है उसके लिए कोई केयर टेकर होना जरूरी है। ज़रूर, जो ठीक उसको है। समझाए, उसको बताए, और कुछ चीज़ें वो खुद करेगा केयर टेकर, ठीक है, उसको वो नहीं कर पाएगा और इंडिविजुअल अपने आप नहीं कर पाएगा, तो केयर टेकर करता। ठीक है, केयर टेक शख्स में ज़्यादा केयर टेकर की जरूरत होगा, इम्पेयर्ड शख्स में इतना नहीं होगा। कुछ होते हैं मेंटली इम्पेयर्ड होते हैं, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते, केयर टेकर ही उनका मतलब होता है। तो विजुअली तो परफॉर्म करके बताएंगे ऐसे ऐसे करना है, विद द टाइम उसमें वो चेंजेस आ जाएंगे। सेम वो तो डिफ़िकल्टीज़ फिर क्यों आ रही हैं हमारे यहाँ? आपने कितने अभी तक ये 2 महीने में कितने डिसेबल पेशेंट देखे होंगे यहीं पे? सर मेंटली डिसेबल होते हैं, इम्पेयर थे, किसी को लैंग्वेज का इशू था या कोई ठीक है। बात नहीं कर रहा था, इसमें से क्योंकि वो साथ आया तो कर रहे थे। ठीक है। और चलो इम्पेयर्ड भी वाले भी तो कोई पेशेंट देखे होंगे ना, डिसेबल को छोड़ो, इम्पेयरमेंट कौन कौन सी देखी है? सर इम्पेयरमेंट लगे ना, किसी को मतलब कि एडिस की डिजीज थी, एस्मा वगैरह था, जिसकी वजह से वो और बाकी भी इसको मतलब कि वो सॉलो वगैरह नहीं कर पाया था, बहुत सारे डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और जल्द हो नहीं पा रहा था। ठीक है। और बहुत अस्थमा का पेशेंट आया था, वो बार बार ये कह रही थी कि ऐसा है मैं डॉक्टर लगवाऊँ, मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था उसको अस्थमा की वजह से, कि जो है पता नहीं अस्थमा के लिए सही है कि नहीं, तब से ये चल रहा है, नकली दान लगाने चाहिए कि नहीं, और फिर मतलब वो दान उसके निकल भी रहे थे, तो वो जो है अपना ऑरल हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखती थी, रेक्टिफाई का कोशिश बना करती थी, और बाकी जो है ना वो जो नकली दान लगाने से लगवा नहीं रही थी, मतलब कि उसका ये सीन था, तो मतलब वो खाना चेक वगैरह करने में उसको प्रॉब्लम तो होती होगी, तो ये भी सीन होगा। तो कैसे मैनेज करें इनको? सर हर डिसेबिलिटी का अलग होता होगा, क्या ये सरस्तमान फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट में रबड़ लगाएंगे, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम तो आप कोशिश करेंगे कोई और आइसोलेशन मेथड यूज़ करें, और स्प्रे है या जो एरोसोल्स उनका कम यूज़ करें। ठीक है। और सर एक्रिलिक अस्थमा है, एलर्जी प्रणाम से कुछ चीज़ से हो, तो मतलब उनको मतलब फिक्स या पार्शियल हो गया और नेचुरल मतलब अलाउ करेंगे एक्रिलिक से उनको अस्थमा मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाँ, तो हम जब एंटीबायोटिक्स देंगे ना, तो एंटीबायोटिक्स लाजमी देंगे, और देंगे तो ब्लड स्प्रेड अच्छी है। बाकी डेंचर या ब्रिज का कोई इशू नहीं होता, आप दे सकते हैं। क्या होगा उससे अगर देंगे? उन मे भी अगर हम पार्शियल डेंचर दें और उनको बहुत ज़्यादा फिक्स ना दें, तो मे भी डेंचर में मेन चीज़ दूसरी एलर्जी तो नहीं, जब अगर पेशेंट को एक्रेलिक से एलर्जी होगी तब जाके आप उसको अवॉइड करेंगे। एलर्जी तो नहीं होगी एलर्जी कितने टाइप्स के होते हैं वैसे जनरली पता है? स्पेशल, इनको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड, सुना होगा। तो अभी हमारे यहाँ तो कंट्री में अभी तक नहीं आई, बट फॉरेन कंट्री में स्पेशल केयर डेंटिस्ट एक स्पेशलिटी पूरी आ गई है।
अलग से उनकी पूरी मैनेजमेंट होती है, पोस्ट ग्रेजुएशंस होती हैं, सब चीज़ उसमें अलग, स्पेशल केयर डेंटिस्ट्री या स्पेशल डेंटल केयर, जो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं उनमें डेंटल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। एंड रीज़न खुद मेंटेन नहीं कर पाते, डिसेबिलिटी की वजह से उनकी ओरल हाइजीन ख़राब नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि बस जैसे अगर कोई डायबिटीज़ हो रहा है किसी को डायबिटीज़ की वजह से पेरियोडोंटाइटिस हो, दैट इज़ द लिंक। बट डिसेबल चाइल्ड में ये नहीं है कि अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसको कैरी ज़्यादा होगी। फ़र्क बस यही आ रहा है कि वो ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे और केयर गिवर इतना नहीं होता, उसको खुद को पता नहीं होता। लिमिटेशंस यही आती हैं, एक तो हमारे यहाँ केयर गिवर उनके लिए नहीं होता, काफ़ी तो वो बच्चे किसी ना किसी इदारों में होते हैं, घरों में ही नहीं होते, घर से ही निकाल दिए जाते हैं, अब वहाँ पे उनकी केयर नहीं होती। कुछ हमारे यहाँ यही होता है कि एक टैबू बन जाता है कि हम नहीं जाएंगे आम लोगों के बीच में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो काफ़ी लोग आते ही नहीं हैं, तो जनरली एक परसेप्शन होता है। दूसरा, काफ़ी डेंटिस्ट रिलक्टेंट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। फ़र्क उसमें यही है कि उनके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनको मैनेज करने के लिए और उनको संभालने के लिए। और ज़्यादा जो डिपेंडेंट होता है, उनके केयर गिवर अगर आते हैं उनके साथ, वो इतना खर्चा नहीं करना चाहते कि ऑलरेडी काफ़ी जो होते हैं कि चलो छोड़ दो, बीमार है, डिसेबल है, ऑलरेडी हमारे ऊपर का बोझ समझते हैं, फिर उनके ऊपर डेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा। उनका मैनेजमेंट सिंपल हमने यही करना है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे फोकस करें और इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन। डेफिनेटिव पे हम वो चीज़ें देंगे जो उनकी डिसेबिलिटी को और मज़ीद तंग ना करे और ना केयर गिवर के ऊपर बर्डन बढ़ा दे। मसला इनमें सिर्फ यही होता है। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग इनकी ना उन मरीज़ के हिसाब से हर की अलग अलग होगी। फिर एक टाइप्स आते हैं इम्पेयरमेंट्स के। एक होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल, जिसमें दो मेजर टाइप्स हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी, परवेजिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग तो वो सीख नहीं पा रहा, वैसे वो नॉर्मल जैसे कि पर्सनल टाइप जिसको डिस्लेक्सिया था तो वो नई चीज़ें लर्न नहीं कर पा रहा था। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम में भी दैट इज परवेशिव वाला, क्योंकि वो ओवरऑल वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्न भी करता है तो बहुत ही स्लो। और जो लर्निंग डिफिकल्टी में भी ADHD हो गई क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे, या डिस्लेक्सिया हो गया, या ऐसी चीज़ें। और सर हाँ, ऑटिज्म इज परवेसिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग वो ओवरऑल डिसेबिलिटी होती है। एक है जैसे नॉर्मल बच्चा वैसे सही है, बस उसको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, और एक है ओवरऑल उसको चीज़ें में हो रही है। और एक तो ADHD लर्निंग आ गया, एक डिस्लेक्सिया। ये वैसे काजेज़ बता रहे हो आप, 4 तो बता दिए, बाकी 3-4 हैं बस। और सर लर्निंग वो आई डोंट नो क्यों काउंट होगा, बट अगर कोई बंदा डेफ है या तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो दैट इज़ नॉट इन दैट इंटेलेक्चुअली डिसेबल। इसमें नहीं, दैट इज़ आल्सो द नॉट। नहीं, लर्निंग वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल में नहीं आएगा। लर्निंग डिफ़िकल्टी के लिए एक WHO की क्राइटेरिया उन्होंने यही की है कि अगर सेम पीयर ग्रुप है, एज भी सेम है, आपका फॉर सपोज आप 2 गर्ल्स हैं, सेम एज है, सेम एजुकेशन में हो, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, हर चीज़, लेकिन एक स्टूडेंट वो उस कैंडिडेट से नॉर्मल से 2 साल पीछे हो, लेकिन उन्होंने WHO हालांकि वो अप्लाई नहीं कर दी रियल लाइफ में। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में यही हो रहा है कि बच्चा जो भी चीज़ें हैं सीखता थोड़ा देर से है। जैसे आपने कहा ना वो तारे ज़मीन पे वाले, तो वो लर्निंग डिफ़िकल्टी में आएगा।
परवेजिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आएगा कि जो आम इंसान को नॉर्मली सीखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसको वो करनी नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही। जस्ट लाइक अगर कहीं जा रहा है, फॉर सपोज आपको जमशेदपुर हैदराबाद जाना है, कैसे जाओगे? कार नहीं है, यू आर हॉस्टलर, पॉइंट पे जाएंगे। आपको इतना पता है कि यहाँ से पॉइंट चल रही है और आपको ये पता है कि कौन सी पॉइंट जाएगी हैदराबाद। अगर कोई इलाका है तो वो हर कोई एक सेम पॉइंट पे नहीं चढ़ता। किसी को शेव करनी है, कोई अगर कपड़े पहन के आ रहा है लेकिन उसको कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा कि ये कॉम्बिनेशन उसके ऊपर सूट कर रहा है, बस जैसे तैसे आके उठा के चला आया। मतलब इतनी चीज़ें नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं आ रही, सिंपल सा हिसाब किताब उसको नहीं आ रहा कि अगर मैंने उसको 20 रुपये दिए और उसको 15 रुपये की चीज़ें तो 5 रुपये वापस देने। दैट कम्स इन द परवेजिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हाँ, पूछो जो सवाल आ रहा है। तो वो जो रूटीन वाली चीज़ें जो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती वो उसको नहीं आ रही कि बस पकड़ना है, बस में मुझे सीट पे बैठना है, अगर कराची जाना है तो कोच पे जाना है, और कहाँ से कोच जाएगी, रिक्शा लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। वो डिफिकल्ट रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा। दैट कम्स इन द परवेसिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन इज़ फिज़िकली इम्पेयर्ड, जो भी फिज़िकल डिफेक्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपका हियरिंग हो गया, विजन हो गया, जो भी चीज़ें आपकी हो गई, जिसमें डेवलपमेंटल आएंगे, एक डिजनरेटिव, डेवलपमेंटल कंजनाइटल जो थी और डिजनरेटिव बाद में जो हुई और लॉस ऑफ फंक्शन पे चली गई। सेंसोरियली इम्पेयर्ड, सेंसेस डिस्टर्ब हो जाए, आपका हेयरिंग सेंस, टेस्ट सेंस, ऑल्फैक्टरी सेंस, विजन, ये सारे सेंस डिस्टर्ब हो जाए। मेडिकली कंप्रोमाइज्ड एंड अदर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, इनमें से कोई भी 2 या 3 के कॉम्बिनेशन हो। ओवरऑल जो इम्पेयरमेंट्स की इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी तब होगी जब वो रूटीन के जैसे बंदा नहीं कर पाए काम। मेडिकली कंप्रोमाइज्ड भी अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, ही कैन वर्क, आ रहा है, हर चीज़ करवा रहा है, दैट इज़ नॉट द डिसेबिलिटी। बट अगर अनकंट्रोल्ड है, क्रोनिक दूसरे प्रॉब्लम हो गए, बेड रिडन है, वो डिसेबल हो गया ना। वो रूटीन आपकी नॉर्मल बंदे की तरह लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहा ना। आपकी आई साइड वीक है, यू आर नॉट द डिसेबल। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तान में ये होता है, इस कोटा के ऊपर भी लोग एडमिशन्स ले लेते हैं, लिटरली होती है डिसेबिलिटी पे। हाँ, फिजिकली इम्पेयर्ड या फिजिकली डिसेबल में होंगे। अब ये उन्होंने जो जिन्होंने बुक लिखा है उन्होंने ऐसे ही लिख दिए, ये हो सकता है टाइपिंग। बहरहाल इसका कोई इतना इशू नहीं है, आप फिज़िकली डिसेबल लिख दो या फिज़िकली इम्पेयर्ड लिख दो। फ़र्क ये है कि दोनों में डिसेबिलिटी तब होगी जब रूटीन डिस्टर्ब हो। हाँ, अगर किसी की एक फिंगर नहीं है, नॉर्मली चलो वो काम नहीं कर पाता, बट अगर कोई कर रहा है, विलिंगली कर पा रहा है, हर चीज़ रूटीन कर पा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा, तो यही आएगा। आप इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड भी कह सकते हो, इंटेलेक्चुअली डिसेबल कर दो, फिज़िकली इम्पेयर्ड, फिज़िकली डिसेबल, सेंसोरियली इम्पेयर्ड, डिसेबल। लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, इम्पेयर्ड है, लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, डिसेबल है। कलर ब्लाइंड अलग चीज़ है, कलर डेफिसिट अलग चीज़ है। ब्लाइंड और डेफिसिट में पता है क्या है? कितने शेड्स होते हैं? हाँ, आई में होते ही 3 हैं। कौन से? ग्रीन और येलो नहीं होता, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर्स, जो आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके मोबाइल, सब चीज़ प्राइमरी 3 कलर्स हैं।
4 किस्म के कोन्स होते हैं हमारे आई में। सबसे ज़्यादा जो कोन्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट के होते हैं, एंड RGB कोन्स जो कलर्ड कोन्स हैं वो कम होते हैं। आपके जो ब्लैक वाले कोन्स हैं रात को आपको ज़्यादा नज़र देंगे, और RGB कोन सिर्फ दिन में वर्किंग करते हैं, लेकिन जल्दी से वो ख़त्म भी जल्दी से होता है। मतलब एक नेचुरली प्रोसेस में एजिंग के हिसाब से वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट इतने ख़त्म नहीं होते, और ह्यूमन में ज़्यादातर पता है ब्लैक एंड वाइट क्यों इतने स्ट्रॉन्ग हैं। कॉन्स उनको बोलते हैं, और रोड्स बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट को, कॉन्स बोलते हैं कलर्ड वालों को जो रिसेप्टर्स होते हैं। ब्लैक एंड वाइट क्यों स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन में? क्यों? कलर के लिए क्यों इतना नहीं है? क्योंकि एवोल्यूशनरी लाइट तो अभी आई है ना, एवोल्यूशन ही तो अगर देखें तो लाइट नहीं थी, तो इंसान में वो डेवलपमेंट हो गई है कि रात को वो शिकार करे या सिक्योरिटी के हवाले से करे। और पेरिफेरल विजन ज़्यादातर आपके रॉड्स देते हैं ब्लैक एंड वाइट वाले। पेरिफेरल विजन का मतलब साइड वाले। और अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें ना, जेंडर डिफरेंसेस थोड़े बहुत इसमें होते हैं। मेल्स के रॉड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फीमेल्स के कॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी फीमेल्स कलर परसेप्शन में अच्छी होती हैं मेल से। बट पेरिफेरल विजन के हवाले से अगर देखें तो मेल्स ज़्यादातर होते हैं। अगर ड्राइविंग के हवाले से देखें, वहाँ पे हमें पूरी पेरिफेरल विजन चाहिए, सराउंडिंग लेफ़्ट राइट आगे हर जगह से, क्योंकि वो एक डेवलप हो गया है नेचुरली कि अगर मेल यहाँ पे बैठा है उसको उसकी आँख ऑटोमेटिकली रिसेप्ट देगी इस तरफ से कौन सी चीज़ आ रही है, फीमेल को नहीं देगी। बट उनके कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं दिन में कलर परसेप्शन के हवाले से। शी कैन ईजिली आइडेंटिफाई अगर कोई फ्लावर है तो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, मेल को पता नहीं चलेगा। तो ये जो एक नेचुरल डिफरेंसेस हैं मेल फीमेल में, तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में होता हूँ कि ये चीज़ कहते हैं ना कि फीमेल मेल के बराबर है, मेल फीमेल के बराबर है, नहीं हो सकता। ना वो उसके बिना सर्वाइव कर पाएगा, ना वो उसके बिना सर्वाइव कर पाएगी, ये जान लो। अगर कोई यहाँ पे है ना इस सोच वाला, तो भले नाराज़ हो तो नाराज़ हो जाए, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। सो टाइप्स क्या हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के लिए? आपके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन इसको बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम आ गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्या है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम? और मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट यही होती है। ये होती ही मेल्स में है, फीमेल्स में होती ही नहीं है। सेंसिटिव बंदे जो मर्द आजकल निकल रहे हैं, ज़्यादातर जो एडल्ट भी हो रहे हैं, तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम उनमें, और कॉमन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट यही होता है। नाजुक मर्द जो कहते हैं ना, इमोशनल या ये बंदे रो जाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साइंटिफिक दिया है। पर ज़्यादातर क्योंकि ये डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट मेल्स में होती है, तभी उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लर्निंग डिफ़िकल्टी, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिविटी, ADHD, जो आजकल कहा जा रहा है कि जेन ज़ी और आपकी जेन जनरेशन में चल रहा है। इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। काजेस क्या हैं ये सारे मसले होने के? खास करके जो इंटेलेक्चुअल के इश्यूज होते हैं, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी, बर्थ एनोक्सिया, सीवियर इन्फेक्शन, ऑटिज्म, माइक्रोसेफेली एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड ट्रॉमा। डाउन सिंड्रोम ज़्यादातर हमारे पास कॉमन यही होता है। कैसे पता चलेगा किसी को डाउन सिंड्रोम है? क्या फीचर्स होते हैं? आईज जो है थोड़ी सी जो लिड्स होती हैं वैसे डाउनवर्ड होती है, फेस जो होता है ब्रॉड होता है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, और सर फेशियल फीचर्स के अलावा मतलब नोज जो होता है कि हाँ फ्लैट, यही फीचर्स हैं। स्मॉल राउंडेड फेस उसको होगा, एंड मिड फेस हाइपोप्लेजिया। अब उनकी मैक्सिला अंदर पे होगी। जब मैक्सिला अंदर पे मैंडिबल नॉर्मल होती है, तो और डेंटल प्रॉब्लम कौन सी होगी?
डाउन सिंड्रोम में तो चाहिए माल ओक्लूजन क्लास 3 एंटी क्लासिफिकेशन नहीं होता, वो ब्रिज के लिए होता है। एंगल क्लासिफिकेशन होता है कि क्लास 3 होगी, मिड फेस अंदर होगा, मैंडिबल बाहर होगी, तो वो क्लास 3 रिलेशनशिप में होगा। इस किस्म के उसका फेस होगा, मिड फेस पूरा अंदर होगा। हमारे पास एक पर्सनैलिटी है जिसका मिड फेस अंदर है, सिंध में ही है। हमारे सीएम साहब की कभी देखो, हाँ उनको मिड फेस हाइपोप्लेजिया है। सीएम का नाम नहीं पता हमें। सर मैंने तो इसमें सामने से ही देखा। कभी साइड प्रोफाइल नोट कर लेना, वो सामने से भी तुम्हें नज़र आएगा। उसका अपर लिप ऊपर है और नाक अंदर पे है थोड़ी। देखो इनको सीएम नहीं पता। अभी देखना, अभी उसको साइड प्रोफाइल से देखना, कभी इंटरनेट में पिक्चर देख लेना। मिड फेस जब अंदर होगा तो ये नेज़ल ब्रिज अंडर डेवलप होती है, ये जिसकी वजह से नोज़ इनका फ्लैट होता है जैसे। एंड एपिकेंथिक फोल्ड्स, इनकी अपर आई मिड फेस अंदर है, अपर आईलिड थोड़ा अंदर पे होगा, जिसकी वजह से नीचे वाले फोल्ड्स ज़्यादा बल्जिंग होकर ऐसा लगेगा कि ये ऊपर देख रहे हैं। नॉर्मली उनकी अपीयरेंस ऐसे आएगी कि उनका आइज़ वो ऊपर देख रहे हैं, लेकिन देख सीधे रहेंगे, लेकिन आई बाल उनका पीछे थोड़ा होता है, और लोअर आईलिड पे ज़्यादा उनको फोल्ड्स होते हैं। एंड स्ट्राबिस्मस एंड ब्रश फील्ड स्पॉट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राबिस्मस? रेड स्पॉट्स, वो ब्रश फील्ड स्पॉट्स बोलते हैं उसको, जिनकी आंखों में रेड स्पॉट्स होते हैं। कभी देखा है किसी की एक आंख इस तरफ होती है, एक आंख इस तरफ होती है? दैट इज स्ट्राबिस्मस। जैसे नॉर्मल बर्ड्स में लेग होती है, जिसको नॉर्मल मतलब लेमाइट्स। लेमाइट्स, ये मैंने पहली बार सुना है। लेमाइट्स बोलते हैं उसको, लेम आइज। लेम आइज, लेम आइज बोलो। ओरल डेंटल फीचर्स, लार्ज प्रोट्रूडिंग एंड फिशर टंग होती है ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम में, जिसकी वजह से मसला क्या आएगा? ज़बान बड़ी होगी, ओरल हाइजीन नहीं हो पाएगी सही से, ना डेंटल ट्रीटमेंट सही से कर पाओगे। अदर इज़ हाई एंड नैरो वॉल्टेड पैलेट, नैरो होगी पैलेट उनकी पूरी, और ऊपर हाई होगी। डिलेड एक्सफोलिएशन ऑफ द टीथ, एक्सफोलिएशन जब डिले हो रही है ना, तो परमानेंट की इरप्शन भी डिले होगी। एंड कंजनाइटली मिसिंग टीथ होते हैं उसमें। हाइपोप्लास्टिक कोनिकल टीथ विथ हाइपोडोंशिया, इस किस्म की अपीयरेंस में। इनामिल उनकी कम होगी, छोटे छोटे दांत होंगे कोन शेप में, और हाइपोप्लास्टिक इस किस्म की अपीयरेंस होगी। यहाँ पे ये रूटीनली आते हैं कभी कभी, और MIH में भी इस किस्म की अपीयरेंस होती है। एंड आपका पेरियोडोंटल डिजीज़ डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा होता है। क्यों? तो ओरल हाइजीन मेंटेन के नहीं करते तो केरीज क्यों ज़्यादा नहीं है? पेरियोडोंटल पे क्यों फोकस किया है? तो पेरियोडोंटल डिजीज़ किसे होगी? इम्यूनिटी कम नहीं होती उनका, एक इंटरल्यूकिन 1 में क्योंकि डाउन सिंड्रोम कंजनाइटल होता है। डाउन सिंड्रोम वैसे होता क्या है? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक कम होता है, ट्राइसोमी, और उसमें एक कंजनाइटली इंटरल्यूकिन ट्राइसोमी बोलते हैं, नहीं
मुझला चवेस ओशा के सर करते स्टार्ट पीछे और रिमूव क्लिप इधर 21 क्रोमोसोम में 3 होते हैं। तो ट्राइसोमी किसको बोलते हैं? चेक करो वो टर्नर चाहिए चेक करो मुझे कंफ्यूज कर दिया क्योंकि इतने वोट आ रहे हैं कि नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा है मतलब 3 है तो डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन वही कम होता है वो होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम में कम होता है, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी कहोगे नहीं कहोगे? ट्राइसोमी लिखा हुआ है, पर्सन में ट्राइसोमी है 47 क्रोमोसोम्स एंड सी डाउन 46 नीचे एग्जांपल लिखा हुआ डाउन पीछे से एंड बक्कल क्रॉस बाइट एंड सूडो क्लास 3 जब वॉल्ट नेरो है तो अपर के टीथ अंदर आ जाएंगे ना मैंडिबल के, ऐसे है ना वॉल्ट ऐसे नहीं है, पैलेट ऐसे है तो अपर के टीथ अंदर आ जाएंगे, बक्कल क्रॉस बाइट होगी एंड सूडो क्लास 3। कैसे मैनेज करोगे इनको? और ज़्यादातर इनमें मसला क्या आते हैं इन पेशेंट्स में, डिसेबल चाइल्ड में, कॉम्प्लायंस नहीं होती। और क्या प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं इसके अलावा? पर सर हमसे कंप्लेंट नहीं कर पाते और समझ नहीं पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्ड तो कंसेंट कैसे लोगे? सर की देर कानूनी तौर पे अगर 18 साल का है तो नो सर डिसेबल चाइल्ड से बीच से केयर अगर कोई मेंटली डिसेबल है तो उसके हम केयर टेकर से जो उसका गार्डियन है उससे या फिर जैसे हम चाइल्ड को ट्रीट करते हैं वैसे कर सकते हैं। कर सकते हो, बट कानूनी तौर पे अगर डाउन सिंड्रोम वाला है, नहीं तो हम जैसे पेशेंट चाइल्ड पेशेंट से पूछते हैं ना, चाइल्ड में 18 साल का कह रहा हूँ। नहीं तो उसमें केयर टेकर से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपकी देखिए बुक क्या कहती है, अंडर 16 इम्प्लाइड कंसेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड कंसेंट? ये बात तो जो हमने गलत बताया उससे जैसे उसको बोले कि मुंह खोलो तो मुंह खोलता है तो उसका कंसेंट हाँ माना जाता है। हाँ सर, उसके एक्शन से वो बताता है। जो प्रोसीजर्स करने होते हैं वही बताना चाहिए। इम्प्लाइड कंसेंट यही होती है कि अगर पेरेंट कोई बच्चे को लेके आया मतलब उसने फुल्ली कंसेंट आपको दे दिए कि इसका ट्रीटमेंट करो। पेशेंट का नहीं होगा। जब एक पेरेंट लेके आ रहा है बच्चा आपके पास, मीन्स उसने कंसेंट दी है फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, वो एम्प्लॉय हो गया बस। नहीं तो हो सकता है उसे कंसल्टेशन के लिए बताओ क्या हो सकता है। वो बताना अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, कुछ भी है आपके पास लेके आया है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे वो करोगे जो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है। ऑलवेज प्रोटेक्ट द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो वो एम्प्लॉय हो गया। अगर कोई पेरेंट, जैसे उस दिन बच्चा आया था इमरजेंसी में, तो मैंने उनको पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे क्या करना है, बस मैंने कर दिया। दैट इज़ एम्प्लॉयड कंसेंट। वो लेके आया, उसने अथॉरिटी दे दी कि अब आप करो, जो करना है करो। ना उसको बताने की ज़रूरत है, ना उससे पूछने की ज़रूरत है, लेकिन करना वही है जो उसके बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। बट अगर 16 to 17 ईयर्स 18 ईयर्स के आ रहा है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तारे ज़मीन पे की बात कर रहे हैं, बच्चा आप कह रहे हैं सीख नहीं पा रहा था, ठीक है, बट अगर वही बच्चा 17-18 साल की उम्र में होता कि आप कंसेंट नहीं लेती, आपको ये पता है कि वो बच्चा कंसेंट नहीं दे पाता। आपने फ़िल्म देखी है, बच्चे की कंडीशन देखी थी,
क्या बच्चा वो उस कंडीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे? बट यू आर सेइंग इंटेलेक्चुअली डिसेबल है वो। सर जैसे ऑटिस्टिक है तो फिर तो जाहिर सी बात है ऑटिस्टिक में क्या होता है? सर ऑटिस्टिक में डिफरेंट मतलब कि टाइप मतलब बहुत बड़ा वो होता है। डिफाइन ऑटिज्म कैसे कहोगे कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है? उसका पूरा स्पेक्ट्रम सर उसको हम बोल रहे थे वो किसको ना सुनता है ना समझता तो है। उसके अलग-अलग ऐसे सुनने की तो उसको समझ नहीं उसके ब्रेन में नहीं जाती। ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे तो नहीं होते। सर वो सोशली इनेक्टिव होता है। सोशली इनएक्टिव होता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। सोशली हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। सोशली होता है ना, लेकिन अगर अकेले की बात करें लेकिन मतलब ऐसे में कि वो स्पेक्ट्रम में कोई कम है तो कोई किसी को ज़्यादा एक मिसाल दो ना। और चलो क्या एक मिसाल दो, सोशली अगर एक्टिव नहीं है लेकिन अकेलेपन में वो अच्छे जीनियस बन रहा है और वो उसको भी आर्टिस्टिक बोलते हो ना। सर उसके तो टाइप्स होते हैं ना। टाइप्स को छोड़ो, चलो एक कोई एक टाइप उठा लो ऑटिज्म का। सर जैसे कि मतलब कि एक था कि उसमें वो बंदा भी था वो बहुत ही हाइपर एक्टिव था, बहुत वायलेंट हो रहा था। लाइक वो वो हेयर ट्रिम करवाने भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल ही उसका माइंड जो था आई गेस 4 to 5 ईयर समथिंग था। ठीक है, तो अब ऐसे इंसान से हम उसको कंसेंट का मतलब ही नहीं पता हो तो हम उसे कैसे करेंगे? तो वो हाइपर एक्टिव सारा दिन तो हाइपर एक्टिव नहीं रहता ना। लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ों पे हाइपर एक्टिव हो रहा है और कौन सी चीज़ पे काम कर रही है उसको? उससे कंफर्ट से थोड़ा सा भी लाइक हट रहा है ना तो ये बहुत ही वो तो डेंटिस्ट का काम क्या होगा फिर यहाँ पे? एंजाइटी है। कंफर्ट उसको दे। जब आप कह रही हो कि कंफर्ट से अगर हट रहा है, अब कंफर्ट क्रिएट करना आपका काम है तो वो आराम से करवाएगा ना आपसे। देन ही या शी कैन गिव यू द कंसेंट, फिर तो कोई इशू नहीं आएगा ना। सर रिसीव कराना हो ये असांजी है ना बस। चलो रिसीव करेंगे। हाँ वो ऑटिस्ट हाँ तो वो अच्छा डांस हो ना। तो अगर आप समझ रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है उस बंदे में, देन व्हाट विल यू डू? पहले कैपेसिटी चेक करनी है। तो वो एक एक्ट है, मेंटल कैपेसिटी एक्ट, कानूनी तौर पे। इससे नहीं कि आप डाउन सिंड्रोम में, ऑटिज्म में किसी को बस कह रहे हैं कि ये है तो बस इसको नहीं करेगा। नो, कैपेसिटी देखो कि वो किस कंडीशन में मैनेज हो सकता है। अगर नहीं हो रहा कोई कंडीशन में नहीं। अब मेंटल कैपेसिटी जस्ट लाइक चलो ऑटिस्टिक बच्चा है, कोमा में है या जीसीएस उसका डाउन है, एक्सीडेंट हो गया है, ही या शी इज़ नॉट इन द कैपेसिटी। अगर किसी को इमरजेंसी सीवियर पेन है, वो भी सोचने की उसको टाइम ही नहीं है ना। फिलहाल तो वो कहता है कि मेरे दर्द खत्म करो। इमरजेंसी फेज जब आता है तो उसमें यही करते हैं कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेने या कंसेंट देगा। लेकिन तब तक फिर आप क्या करोगे? यही चीज़ अप्लाई करोगे कि उसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट फिलहाल क्या है, जब तक उसकी कैपेसिटी डेवलप हो। ज़्यादा आगे उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं करना। इमरजेंसी और ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन से आगे नहीं बढ़ना है जब तक दोनों चीज़ें नहीं होती। अगर आर्टिस्टिक बच्चा है आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, आप उसमें बैठ के आरसीटी करोगे, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओ, उसको सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोगे कि उसको वो कैपेसिटी में आए, आपके साथ उसकी रैपिड बिल्डिंग हो गई, आपके साथ कंफर्टेबल हो गया, फिर काम करो।
तो ये रूल्स हैं। ऐसे नहीं कि बस आप नहीं खाओ है तो उसको कंसेंट नहीं देंगे। देना था इसमें कुछ बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे उस दिन मैंने उस बच्चे की नहीं आ रही थी कितना, क्योंकि वो उस कैपेसिटी में ही नहीं थी कि वो कंसेंट दे या आराम से बैठ के एग्जामिनेशन करने दे, कुछ भी करने दे। हमने उसको इमरजेंसी मैनेज किया, लेकिन फिर हमने क्लिनिकल होल्डिंग टेक्निक अप्लाई की इस किस्म की। मैंने उनके पेरेंट्स को कहा कि पकड़ो, क्योंकि इमरजेंसी हम मैनेज कर रहे थे। मुझे बच्चे की ये चीज़ नहीं थी कि बच्चा रो रहा है कुछ हो क्या हो, मुझे क्या था कि इमरजेंसी इसके जो दांत एक इंट्रूड हो गया, तो दांत हिल रहे हैं, इनकी बाइट डिस्टर्ब हो गई है, ब्लीडिंग चल रही है। मुझे वो सारे फ्रेगमेंट पीसेस को स्टेबलाइज करना था। और इतनी हालत हो गई जब मैंने इसकी वो इतना दांत बंद करे, इतनी बड़ी बच्ची थी उसकी, इमेजिन करो बाइट कितनी सख्त हो। और उस बच्ची ने मुझे इतना काट दिया था, 2 बार उसने मुझे काट दिया था। बट इमरजेंसी में हमें ये चीज़ करनी होती है। उस वक्त मेरे पास बाइट ब्लॉक अवेलेबल नहीं था, वरना मैं उसको बाइट ब्लॉक दे देता ना, मुँह ही बंद नहीं करता आराम से। वरना वो फॉर्सेप्स आते हैं कुछ बाइट ओपन करने के लिए, उसको पकड़ कर रखो, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक असिस्टेंट की गई होती है जो उसका मुंह खोल के रखे ताकि स्टेबलाइज हो। तो क्लिनिकल होल्डिंग इसको टेक्निक बोलते हैं, और ये पोजीशंस होती हैं कि कैसे पकड़ना है बच्चे को। जस्ट लाइक डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से इस तरीके से जो मैंने आपको कहा था कि उसको बिठाओ अपनी गोद में, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। इस किस्म के आप वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चे के साथ, बट वो भी जस्टिफाइबल हो आपके। और उसके भी रूल्स हैं कि कोशिश करें मिनिमम हो, उसको डैमेज ना आए, बच्चे को ऐसा पकड़ने से डैमेज आ जाए। वो डॉक्यूमेंट करना है, स्टाफ उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग के उसको कैसे बच्चे को संभालना होता है कि अगर डेंटल के हवाले से उसका सर पकड़ना है, देखिए उसको, हालांकि हमारे पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए था ट्रेंड स्टाफ जो उसको पकड़े। उसके पेरेंट ने पकड़ा था, लेकिन वो बॉडी उसकी पकड़ ली थी, जो हमें कंट्रोल में चाहिए उसका सर नहीं पकड़ रहा था। कि बच्ची इस तरफ कर रही थी, मुंह हिला रही थी, वो बंद कर रही थी, क्योंकि हमें चाहिए तो वो ना। तो जनरली अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि पाँव से बच्चे के पाँव पकड़ने, हाथ पकड़ के रोकना है इधर, तो फिर फेस यहाँ पे, फिर दूसरा असिस्टेंट आएगा जो उसके फेस को पकड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप हर बच्चे को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बस पकड़ो मैं करता हूँ, ऐसे नहीं होता। वो सिचुएशन देख के डील करना पड़ता है। फिजिकल ट्रामा आपसे नहीं कि आपकी वजह से वो उसको ट्रामा हो जाए, अलग से आप पकड़ के चक्कर में दूसरी एक चीज़ सेट करो, दूसरा आपने उतना जोर दे दिया, बच्ची की कुछ हाथ टूट गया या उंगली टूट गई या उसको कैमोसिस हो गया, इतना भी नहीं करना होता। साइकोलॉजिकल ट्रामा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोशिश करें, अगर कोई एक दांत निकल रहा है बच्चे का और थोड़ा पकड़ने से आराम, दांत हिल रहा है और पकड़ने से आराम से आ जाएगा, और कोऑपरेट नहीं करा, खामखा उसको जीए देने से बेहतर है थोड़ा पकड़ लो बस, क्योंकि जीए ज़्यादा रिस्की है बजाय जो वो थोड़ा बहुत पकड़ना। जीए में इतना रिस्क है, बच्चा उठे ही नहीं, अलग से कॉम्प्लिकेशन है, चेस्ट क्लियर हो, ये सारे मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें जब जीए की नीड है अवॉइड करें, होल्डिंग पे आ जाए तब हम करते हैं। हाँ, पल्पेक्टोमी नहीं करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए पेशेंट की कोऑपरेशन। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं इसकी पल्पेक्टोमी कर दो, इसे नहीं होगा, ब्लड एक्सट्रैक्ट कर दो। और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को ज़्यादातर फोकस करना है, होल्डिंग में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करनी है, और पेशेंट या पेरेंट्स के साथ मिलके करना है, कंसेंट लेके करनी है। आजकल के पेरेंट्स भी नाजुक है, हमारे टाइम पे तो होता मार दो बच्चे को, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, लिटरली हमारे टाइम में ये होता था, अगर हम डंडे मिलते थे स्कूल में। आपको तो आई थिंक ये चीज़ नहीं मिली होगी स्कूल्स में कभी, आपकी जनरेशन को। हमारे यहाँ जब हम ऐसे वगैरह एप्लीकेशन लिखते थे ना, वो असाइनमेंट्स होती थी, अगर कहीं फुल स्टॉप नहीं दिया उसका एक डंडा चार्ज हो गया, कॉमा नहीं दी उसका अलग डंडा हो गया। तो वो होता है कि 4 या 5 डंडे, या 5 डंडे हाथ में खाओ या 1 डंडा टांगों में खाओ। इधर हाथ में सही है, कहते हैं कि 5 डंडे हाथ में दे दो। आपके यहाँ अभी नहीं होगा ये चीज़ें, तो इस 2000 के बाद आई थिंक नहीं है ये चीज़ें, ये हमारे 90s वालों के हम खा चुके हैं ये चीज़ें। और इनके लिए कैसे अब हम मैनेजमेंट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, करना वही है ट्रीटमेंट, जस्ट पोजीशनिंग का डिफरेंट होता है। कि जस्ट लाइक बीन बैग्स आती हैं बच्चों के लिए, ऐसे बेल्ट्स लगा के उसको सुला दो। यूनिट्स पे आपके नहीं बैठ पाते, काफ़ी बच्चे गिरते जाते हैं,
जैसे अगर सैलून पे जा रहे हैं बाल कटवाना तो उनके लिए अलग से एक पोजीशंस आती हैं, या कोई रखते हैं इसकी चेयर के ऊपर बैठ के काम करें। इस किस्म की आप बीन बैग्स लगा सकती हैं और बांध दें बच्चे को, हिलेगा भी नहीं, बाकी चीज़ें कंट्रोल करें, थोड़ी बहुत ऐसे सीट बेल्ट की तरह बंधा हुआ हो। ओरल हाइजीन के लिए पावर टूथब्रशेस दे दें बड़े हैंडल के साथ, जो उनके हाथ में पकड़ में, बच्चे के हाथ में छोटी चीज़ दोगे वो गिरा देगा बार बार, बड़ी चीज़ें ऐसे आराम से नहीं गिराता, तो बड़े हैंडल वाले दे दें। या फिर उनके केयर गिवर तो ज़ाहिर है वो ब्रश तो नहीं कर पाएगा, तो ये मोटर वाला ब्रश कर पाएगा आराम से। या फिर फिंगर ब्रशेस आते हैं बच्चों के लिए, ये रूटीनली अवेलेबल हैं। काफ़ी पेरेंट्स को पता भी नहीं है, वो कहते हैं कि बच्चे को ब्रश कैसे करवाएं। दूसरा तरीका है, अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा, आप बड़े वाला ही कोई ब्रश ले लें, उसको काट दें, आधा कर दें। नॉर्मली बड़े वाले का इसका ब्रिसल्स ज़्यादा होती है ना, उसको हाफ से कट कर दें, ब्रेक कर दें किसी भी चीज़ से, तो वो छोटा एक ब्रश बन जाएगा। अगर बच्चों के ब्रश नहीं मिल रहे, जनरली अभी तो मिल रहे हैं, लेकिन पेरीफ्री की अगर बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। अब वो एजुकेट करना आपका काम है, बस हमें मुंह साफ़ करना है ना, छोटा ब्रश बना लो, या फिर इस किस्म के ऐसे ब्रश आते हैं कि ऐसे ही कोई चीज़ बना लो, उसके साथ ब्रश चिपका लो एल्फी के साथ, आप कर सकते हैं टेक्निक्स। अदर मेथड्स हैं, एटलीस्ट जब तक दांत नहीं आ रहे, या तो एक माउथ वॉश में जस्ट डिबो के कॉटन को या कुछ टिश्यू पेपर को मुंह उसका साफ़ कर दें, प्लैक हटा दें, और आपकी उनकी क्लीनिंग हो जाएगी। डाइटरी एडवाइस, ज़्यादातर मैंने कहा था ना कि जस्ट लाइक पिछले फिज़िकली कंडीशन में आपको उनको इमोशनली सपोर्ट के लिए, या फिर ज़्यादातर दवाइयाँ खाते हैं ऐसी, या फिर डाइट ही ऐसी लेती हैं जो मीठी, डिसेबल चाइल्ड है, नॉर्मली रूटीन खाना नहीं पसंद होता। तो आजकल जो बच्चे, आज मैं कहता हूँ ना, ये छोटे बच्चे घर का खाना खाते ही नहीं है, ज़्यादातर ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें, मैं उनको भी कहता हूँ ये बच्चे डिसेबल हैं लगता है। तो डाइटरी एडवाइस क्या करना है कि स्वीट प्रोडक्ट्स को मील टाइम्स पे रेस्ट्रिक्ट कर दो, बीच में नहीं खाए। वो कस्टमाइज़ करनी है, हर किसी को नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा। और 3 टाइम से ज़्यादा नहीं खाए, इससे और बड़ा नहीं करें। बेड टाइम पे अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, फीडर लेने की आदत है, कोशिश करो डाइल्यूट करके आओ, उसको पानी पे शिफ्ट करते जाओ। अगर बच्चे को फीडर की आदत है तो पहले दिन फीडर दो, थोड़ा मिल्क दो, नेक्स्ट डे पे उसमें और पानी मिलाओ, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाते जाओ, ताकि फिर उसको आदत होगी, बाद में वो आपको पानी के साथ ही मैनेज कर हो जाएगा। कोशिश करें मेडिसिन्स ऐसी अवॉइड करें जो मीठी हो या एसिडिक हो, एंड शुगर फ्री मेडिसिन कहें डॉक्टर्स को। फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या देना है, अगर 3 ईयर्स से कम है तो टूथपेस्ट जो यूज़ करें स्मेयर लेयर, अगर 3 to 6 ईयर है पी साइज अमाउंट, अगर ओल्ड है और हाई कैरीज नहीं है, मॉडरेट पे है, तो नॉर्मली आपकी जो पेस्ट आती है कितनी ppm की होती है, जो नॉर्मल 1400, इनके लिए आप यूज़ कर सकती हैं 2800 से 5000 ppm की टूथपेस्ट जो हाई कैरीज रिस्क में। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है 5000 वाली, वो स्पेशल मंगवानी पड़ती है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवानी पड़ती है। हमारे यहाँ होती ना तो इनकी काफ़ी डिमांड हो जाती 5000 ppm, वो एक ही आती है कोलगेट वालों की। या फिर वार्निश लगा दें, ये अवेलेबल है हमारे पास प्रोफेशनली, साल में 2 से 4 मरतबा। अब 2 मरतबा तो हर 6 महीने में, 4 मरतबा तो हर 3 महीने में आएगा आपके पास। फ्लोराइड वार्निश लगा दो, कमाओ बैठ के। मसला ये है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे फोकस ही नहीं करते। हालांकि अगर हाई कैरीज वाला है उसको हर विज़िट पे ये बुलाओ कि वार्निश लगेगा, तो जाम हो जाए ना, सुठी खांसी हो जाए, डिपेंड तो करे तो डॉक्टर कहिड़ी लेवल जो आहे। या फिर GC टूथपेस्ट CPP ACP की, ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, 900 ppm है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है हाई कैरीज है, वार्निश नहीं करवा रहा, वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब ऐसी कोई ख़ास पेस्ट है, लेकिन ये कॉस्टली पेस्ट है, ये तकरीबन इतनी छोटी पेस्ट आपको 6000 में मिलेगी। तो हाई कैरीज वालों को उनको रिकमेंड कर दें, लाहौर से ये पूरा पैकेट, डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं इसमें, उनको दे दें कि ये आप यूज़ कर सकती हैं। CPP ACP पेस्ट
आराम से कराची में भी अवेलेबल है सप्लाइड के बाद। फ्लोराइड लेवल इसमें 900 ppm है ना, उसमें CPP ACP और रीमिनलाइज करवाएगा इसमें केसीन फास्फोपेप्टाइड एमोर्फियस कैल्शियम फास्फेट। फ्लोरोसिस तब होता है जब टूथ डेवलपमेंट की स्टेज में हो, पोस्ट एरप्टिव फ्लोरोसिस नहीं होती। 2 to 5 years जब उन दांत पे होगी जो टीथ डेवलप हो रहे होंगे, एक बार एरप्ट हो गए उसके बाद फ्लोरोसिस नहीं होती। फिजिकली इम्पेयर्ड, डेवलपमेंटल डीजनरेटिव डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले आ गए, स्कोलियोसिस वाले आ गए, पोलियो वाले आ गए, जो फिजिकली लिटरली डिसेबल्ड हैं। ज़्यादातर कौन सी होती हैं? एक आपकी डेवलपमेंटल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, स्पिना बिफिडा हो गया, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, पोलियो हो गए, विटामिन डी, बाउल लेग्स, ये सारे। देन डीजनरेटिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जुवेनाइल आर्थराइटिस एंड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वाले। ज़्यादातर बच्चों में यही डिसेबिलिटीज़ होती हैं इनिशियल स्टेजेस पे। सेरिब्रल पाल्सी के टाइप्स होते हैं 5। स्पास्टिसिटी, वॉलेंट्री मूवमेंट में कंट्रोल नहीं होता। एथिटोसिस, अनकंट्रोल्ड स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं। रिजिडिटी, पैसिव मूवमेंट नहीं कर पाता। एटेक्सिया, बैलेंसिंग एंड ग्रास्पिंग डिफ़िकल्टीज। एंड हाइपोटोनिया, फ्लैसिड मसल विद डिक्रीज्ड फंक्शन। हाइपोटोनिया आपका पोलियो हो गया। एटेक्सिया, जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते, खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। रिजिडिटी, कोई एक चीज़ आपको कभी कभी हो जाता है ना कि एक होते रहते हो कि आम फंस गई एक जगह या बॉडी एक सुकड़ की जाती है, रिजिडिटी उसमें होती है। और एथिटोसिस में स्लो मूवमेंट्स, आपके जो हैंड्स की या चलने में भी आपको स्लो होगा। और स्पास्टिसिटी, और ज़्यादातर स्पास्टिसिटी कॉमन ऐसे ही बैठे बैठे भी हो जाती है किसी को। वो क्या कहते हैं कि जब आप सोते हो कि ये टांग फंस गई, नस चढ़ गई, गिडड़ी जगह ज़्यादा स्पास्टिसिटी, मसल स्पास्टिसिटी या मसल स्पाज़म, वो भी न में ही ईंदो कभी ठही भी नहीं करे। क्या फीचर्स हैं इनमें? सेरेब्रल पाल्सी वालों में ज़्यादातर ओरल हाइजीन और पेरियोडोंटल डिजीज़ ज़्यादा होगी। ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल इनलार्जमेंट, आपके माल अक्लूजन, स्केलेटल क्लास 2 विद ओपन बाइट इनमें होती है। ब्रोक्सिज्म इनमें ज़्यादा होती है सेरेब्रल पाल्सी वालों में। टंग थ्रस्ट, टंग बाहर निकाल लेते हैं बार बार। माउथ ब्रीथिंग, इंक्रीज्ड कैरीज प्रेवलेंस। एंटीरियर ट्रामा, क्योंकि दांत बाहर हैं, क्लास 2 है, टीथ मैक्सिलर इंसाइजर बाहर होते हैं। और रिजिडिटी की वजह से बैठे बैठे कहीं गिर गया, ट्रामा हो जाएगा। गैग रिफ्लेक्स इनमें ज़्यादा होता है, काम नहीं कर पाओगे। पेरी ओरल सेंसिटिविटी, लेकिन ये एरिया सेंसिटिव भी ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत भी टच करोगे रिएक्ट कर देंगे। ड्रोलिंग, सलाइवा पे बहेगा। डिक्रीज्ड पेरोटिड फ्लो रेट, पेरोटिड ग्लैंड की डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें? बाकी तो हाइजीन पे आ रहे हैं, हाइजीन वाला आ गया, केयर गिवर को सपोर्ट दे दो। ड्रग इंड्यूस्ड, ड्रग चेंज कर लो। माल अक्लूजन को तो नहीं कर सकते। ब्रोक्सिज्म को कैसे डील करोगे? टंग थ्रस्टिंग को कैसे डील करोगे? माउथ ब्रीथिंग को नाइट गार्ड दोगे। गैग रिफ्लेक्स को नाइट गार्ड इंप्रेशन लोगे कैसे? गैग रिफ्लेक्स है, काम ही मुँह में कुछ काम ही नहीं करने देगा। हाँ, स्किनर के साथ कर सकते हो। और ड्रोलिंग को कैसे मैनेज करोगे? सर वो और वो सक्शन, लेकिन रूटीन लाइफ में कैसे मैनेज करोगे? आई गेस स्लीप रिलेशंस को भी सही करनी होगी। अगर पूरा फ्रेश हो जाए तो आगे भी हो सकती है। कैसे? वो उसके सेरेब्रल पाल्सी में हाफ साइड उसकी पैरालाइज्ड है, इस तरफ से ड्रूलिंग हो रही है और तुम उसको कह रहे हो कि पानी पियो। कैसे मैनेज करोगे? ज़्यादा तो ये बच्चे आपके सेरेब्रल पाल्सी वाले वॉकर में आएंगे, व्हील चेयर में आएंगे, ऐसे पैदल तो नहीं आएंगे।
पेरोटिड ऑलरेडी उनमें कम होता है, तुम सब मैंडिबुलर निकाल रहे हो, केरीज ऑलरेडी है, बाकी बचा क्या? निकालने के पीछे तुम पड़े हो बस। सर वीडियोस को बोलने का अब प्राइवेट के सर वो तो और उसको बहेगा ग्रेविटी से। गेग रिफ्लेक्स तो ज़्यादा होता है, काम करने देगा नहीं, उसके लिए असिस्टेंट आपको अच्छा चाहिए, सक्शन अच्छी चाहिए, बार बार रीएश्योर करना है, लेंदी प्रोसीजर अवॉइड करनी है, प्रेशर सोर्स वगैरह ये चीज़ें डेवलप ना हो, एक जगह पे बैठा नहीं हो। हाइपोप्लास्टिक टीथ है, इनको कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि हाइपोप्लेजिया कॉनिकल टीथ इस किस्म के भी होते हैं, और कैलकुलस है, स्केलिंग कैसे करोगे? और उससे करेंगे चलो, और ब्रश कैसे कर पाएगा वो? सर सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट हो गया ना। और बताओ बताओ, हाइपोप्लास्टिक टीथ को कैसे मैनेज करोगे? इसमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं होते। वो तो हो गया ना, सॉफ्ट डाइट से कैसे हाइपोप्लेजिया को कंट्रोल करोगे? कौन सी? कंपोजिट इचिंग करोगे और उसको बढ़ा दोगे? हाइपोप्लास्टिक टूथ में इचेंट को लगा के दिखाओ, इतना चिल्लाएगा, डायरेक्ट क्राउन लगा दोगे? सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है, तुम्हें हाथ लगाने आराम से दे ही नहीं रहा, तुम क्राउन के लिए मेजरमेंट करोगे, टूथ पे प्रेशर करोगे। सर वो सब हार्ड डाइट लेगा तो ना तो टूट जाएंगे, तो सॉफ्ट का चलो सॉफ्ट दे रहे हैं, वो कह रहा है कि कंपोजिट करो, कंपोजिट तो लगेगा नहीं। एक तो एनामेल वीक है, हाइपोप्लेजिया है, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक एनामेल पे कंपोजिट चिपकता ही है, ठीक है। दूसरा सेंसिटिविटी होगी हाइपोप्लेजिया की वजह से, तुम ऐसे डिचेंट करोगे तो और उसको सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे, ऊपर से क्योरिंग करोगे तो वो हीट अलग से दोगे, वो सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे। आप बताओ ना, हाइपोप्लेजिया नहीं हुआ क्या लेक्चर पे? मैं इसका आया इन चीज़ों का बस ये बताया कि हाइपोप्लेजिया क्या होता है, तो अब इसकी सिचुएशन वगैरह देखने में होता क्या है हाइपोप्लेजिया में, ये बताओ। हाइपोप्लेजिया में जो है वो वो होता है ना, हाँ वो क्या होता है? हाइपो है ना, हाँ तो हाइपो क्या होता है? हाइपोप्लेजिया एनामेल थिन होता है, बनता ही नहीं है इतना, कम हो जाती है, वो एनामेल की थिकनेस इतनी नहीं होती, तो क्या होगा? और फ्लोराइड थेरापी और माइक्रोएब्रेशन करोगे, एनामेल है कि ऊपर से और निकालो तुम तो। अब चलो रेस्टोरेशन जीआईसी हो गया, और वो हो गया, और आगे चलो आगे चलो। चलो और हाँ दे दो, और स्ट्रिप क्राउन कंपोजिट के साथ चिपकता है, कंपोजिट लगेगा कि तो कहाँ से दोगे, और वीनियर कहाँ से चिपकाओगे? सेरिब्रल पाल्सी वाला तुम्हें बच्चा बैठने देगा कि वीनियर प्रिपरेशन करो मेरी। ज़्यादातर उनमें सेंसिटिविटी होती है, खास करके स्केलिंग के दौरान, तो कोशिश करो स्केलिंग अवॉइड करेंगे, मैनुअल पे आ जाएंगे, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स देंगे, और फिशर सीलेंट्स दे दो, वार्निशेस दे दो। आपके ग्लास आयोनोमर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेजिन, क्योंकि ग्लास आयोनोमर आपके हाइपोप्लास्टिक या डेंटिन के साथ आराम से चिपक जाता है। दूसरा, पेशेंट को
आराम से करने देगा। इचिंग कंपोजिट करोगे, इचिंग वाश इतने स्टेज बैठने नहीं देगा, कंट्रोल में नहीं आता। जीआईसी का हाथ में बॉल बना के उसके ऊपर दांत के ऊपर एक लगा दो फिलहाल, ये टेम्पररी सेंसिटिविटी तो कंट्रोल हो जाए, ताकि आपको काम तो करने दे। कंपोजिट में तो बाद में आओ। रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी के लिए भी डॉक्टर साहब करना पड़ेगा आपको क्योरिंग, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कन्वेंशनल जीआईसी दे दो जो आराम से आपका चिपक जाए, और हैंड के साथ ही ग्लव फिंगर टेक्निक नहीं पढ़ा क्या? तो यही तो टेक्निक होती है कि पेशेंट की कॉपरेशन लेने के लिए उसको 2 मिनट पकड़ के उसके लिए सक्शन तो चाहिए ना। इस वजह से तो कह रहा हूँ सक्शन और आपका असिस्टेंट अच्छा होना चाहिए। क्या होगा? तो ड्यूरेबल हमें नहीं करना, हमें टेम्पररी सेंसिटिविटी रिलीव करनी है। तो पेशेंट कोऑपरेट थोड़ा हो जाए, उसको पता चले कि इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। उसको हिलाना है तो बार बार चक्कर लगे, आराम के साथ कंफर्टेबल हो जाए। जैसे पहले दिन आप इतने कंफर्टेबल नहीं थे हमारे साथ इधर, है ना, अभी मस्तियाँ दिखा रहे हो। तो हम भी आपको इसी किस्म के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि बार बार आएँ, बार बार इनको करें, फिर आप इनको पता चलेगा। जैसे पहले दिन माइंड में सोच के आए थे कि पता नहीं सीडीसी क्या होगा, ये होगा, वो होगा। अभी क्या रिव्यूज दे रहे हो तो दूसरों के, सीडीसी में इतना कोई नहीं है। तो बच्चे को भी ऐसे ही सेट करना है कि आप क्या सेट हो जाए, फिर आ जाओ उनके ऊपर सख्ती से डिफिकल्ट प्रोसीजर पे। जैसे पहले दिन पे आपके ऊपर इतनी सख्ती नहीं थी, अभी पहले ज़्यादा लग रही थी, अभी समझ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं था। होम केयर कैसे करें उनकी? एक तो ये समझ लो 7 साल तक बच्चे को, या जब तक वो अपनी शू लेसेस खुद नहीं बांध पाता या खुद का नाम नहीं लिख पाता, ओरल हाइजीन खुद मेंटेन नहीं कर पाएगा वो। तो पेरेंट्स को ये नहीं कहना है कि ब्रश उसका खुद करवाओ। कब तक करवाए? 7 साल तक। पहले होता था कि 7 साल तक कह दो, बट ये है कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही होशियार हो जाते हैं, उनको 7 साल नहीं, बस उसको ये कहो अगर शू लेसेस, क्योंकि ये रिफाइंड मूवमेंट है ना आपकी, शू लेसेस खुद बांध पा रहा है, नाम अपना लिख पा रहा है, उसको कह दो कि ब्रश कर पाएगा, तब तक आपने करना है। और पैलेट से फूड रेजिड्यूज ब्रश से नहीं निकल पा रहे क्योंकि ब्रश लगाओगे नहीं पैलेट से, स्पून के साथ या टिश्यू पेपर के साथ निकाल दो वहाँ से, क्योंकि हाई पैलेट वॉल्ट होता है, नैरो होती है पैलेट उनकी। और पावर टूथब्रश यूज़ करें, रोटरी वाले। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं हाथ और पाँव से, लेकिन आपने देखा होगा वो अपने मुंह से, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड, मुंह से वो हर चीज़ काम कर रही। तो इनमें अब ज़रूरत क्या है? आपको दांत बचाने ही। अक्लूजल टेबल क्या होता है? Occlusal surfaces of teeth is called occlusal table. अब occlusal table मतलब occlusal surfaces को बचाना है, क्योंकि आपका बच्चा डिपेंडेंट ही आपके ऊपर है। अभी तो ना उसके हाथ चल रहे हैं ना उसके पाँव चल रहे हैं, बट बच्चा इतना है अपनी रूटीन लाइफ एटलीस्ट बता पा रहा है या कुछ कर पा रहा है, मुंह से वो चीज़ कर पाते हैं। तब उनको उनके दांत बचाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे बचाना है? वो सारी यही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टेबलाइज करके डेंटल डिजीज़ को प्रिवेंट करें। तो आप कभी कभी पता फील होता है ना कि डेंटिस्ट का काम क्या है, 5 साल क्या करते हैं, डेंटिस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है, एमबीबीएस वालों से कम फील करते। तो एमबीबीएस वाले इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये बच्चा डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी ये पैरालाइज्ड है, कुछ भी इसको प्रॉब्लम है, एमबीबीएस वाले इसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे, बट इसकी लाइफ डिपेंडेंसी अभी ना खाना खा पाएगा आपका अगर दांत नहीं है, ना किसी को कम्युनिकेट कर पाएगा, ना अपने प्रॉब्लम्स बता पाएगा। तो ये नहीं समझो कि हम डेंटिस्ट हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं, क्योंकि ये बच्ची अब आपके ऊपर रिलायबल है। इसके दांत अगर स्टेबल नहीं रखे, इसको एसएस क्राउन नहीं लगाया, दांत नहीं बचा है, इसको स्ट्रिप क्राउन या ये चीज़ें नहीं लगाई,
तो बच्ची जो मर जाएगी ना फिर आपके ऊपर ही आएगा, MBBS वाले के ऊपर नहीं आएगा कि ये पैरालाइज है। दांतों में पड़ती है। ये काम ही अपना दांतों से कर रही है ना। तो दांत में भी पड़ती है। दांत नहीं होगी ना खाना खा पाएगी, ना कुछ बता पाएगी अपना, ना प्रॉब्लम बता पाएगी, ना उसको क्या मसाइल हो रहे हैं नहीं बता पाएगी, कैसे करेगी? ना बात कर रही है, ना हाथ पांव चल रहे, सिर्फ लिख पा रही है या कुछ भी मुंह से कर पा रही है, इशारा कर रही है, कुछ भी कर रही है। दांत ही नहीं है तो कैसे मुंह में? और दूसरे मसाइल होते हैं, अपने आप को ये बाइट कर देते हैं, म्यूकोजल ट्रॉमा, टंग को लेसरेट कर दिया, लिप को बाइट कर दिया, कैसे मैनेज करोगे? हाउ विल यू मैनेज? हाँ शार्प एज है तभी तो बाइट है, और कैसे कोई करोगे? appliance वगैरह लगाएंगे उसके अंदर? कोई appliance वगैरह लगाएंगे? लगाने देगा? कैसे मैनेज करोगे? कि जाओ MBBS वाले के पास जाओ, बताओ। ऐसे ऑफ कर तो शार्प है, देंगे, सही। कर देंगे, कैसे? कर देंगे। ठीक है, गुड। और सही वो उसने कर दिया। प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, सर कोरोना काल में प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब पिन कर देंगे तो। यहाँ पे कितनों की आपने ट्रिम की होंगे ना? आप सर की शार्प एज किसी की निकाली है? कोई प्रॉब्लम आया उसका फंक्शनल? शार्प है तो सर ज़्यादा करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा नहीं करनी, नहीं शार्प एज जैसे मूव करनी है ना। सर थोड़ा सा वैक्स वगैरह लगा देंगे, सॉरी सॉफ्ट पे वैसलीन या लगा देंगे। ठीक है कि वो फेक्स कितनी देर चलेगी? सर वैसलीन सर अगर वो स्टेबल ना हो और बच्चा ऐसे ही कुछ टेम्परेरी लगा सकते हैं। चलो। और Temporary- और और सर जो बाइट्स हो गए उनकी हीलिंग के लिए टॉपिकल हीलिंग दे सकते हैं। और अक्लूजल स्प्लिंट दोगे अगर बच्चा कंट्रोल में दे रहा है तो? Apply पूरा हाँ सही कह रहा हूँ मैं, सॉरी। दूसरा, अगर एंटीरियर टीथ से बाइट हो रही है, GIC का बॉल बना के पोस्टीरियर टीथ के ऊपर रख दो, एंटीरियर टीथ मिलेंगे ही नहीं। सर PNG प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यार बच्चे में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बाइट उसकी एडजस्ट हो जाती है, बच्चों में यही खासियत होती है कि अगर आप रिस्टोरेशन उसमें करेंगे ना बच्चे में, आप SS क्राउन देते हो, मुझे ये पता है SS क्राउन बाइट डिस्टर्ब नहीं करेगा। हॉल टेक्निक में क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते, बस अगर पेन है तो SS क्राउन लगा दो उसके ऊपर, तो वो बाइट डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट बच्चों में ये होती है कि ऑलरेडी मिक्स डेंटिशन है, बाइट ऊपर नीचे होती रहती है, आराम से एडजस्ट हो जाएगी। किसी ने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया और उसमें कभी क्रॉस बाइट होती है ना, तो हम GIC लगा देते हैं मोलर्स के ऊपर, दांत बाहर आते हैं। दूसरा भी एक तरीका होता है, कभी अगर दांत जिनके रेट्रोक्लाइन है, बाइट इनकी पीछे ओपन कर दो और पेशेंट को टंग से प्रेस करे दांत को बाहर, 6 महीने में दांत बाहर आ जाएंगे। ये कभी करके देखो। अगर प्राइमरी टीथ हैं, सिवियर मेटिलेशन है, एक्सट्रैक्शन कर दो। अगर परमानेंट है तो शार्प एजेस को रिमूव कर दो, स्प्लिंट लगा दो, या GIC से थोड़ा वैक्स की जगह GIC से बिल्डअप कर दो। वैक्स तो थोड़ी टिकेगी, उसी वक्त निकल के आ जाएगी बाहर। अगर आपके अल्सर्स हो गए तो बेंजीडाइज़ामाइन हाइड्रोक्लोराइड स्प्रे या क्लोरोहेक्सिडिन, और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करो, हाइड्रेट करो। यही करना है बस। बड़ों में भी यही होता है, बच्चों में भी। ड्रूलिंग को कैसे मैनेज करोगे? सब मैंडिबुलर की वजह से होता है ना, सर्जिकली उनकी डक्ट को पीछे कर दो। तुम निकालने का बोल रहे थे, ये निकाल नहीं रहा। सर एक साइड निकाल, एक साइड निकाल। उनके बस दोनों सर्जरी जब GA दे रहे हो तो बस सर्जन को बोल दो ना पीछे कर दे, उसकी डक्ट को इस तरफ आगे ना करे। सलाइवा तो ख़त्म नहीं करना ना, डक्ट को रिपोजिशन कर दो कि थ्रोट की तरफ चला जाए, खुद ही सलीवा ऐसे तो निकल रही है ना बाहर।
आप जनरली कितनी सलाइवा अपनी करते हो? वो तो डिसेबल है ना। तो डिसेबल में कोई अलग से सलाइवा होती है क्या? नहीं, वो हो जाएगा क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हाँ ना, गैप ज़्यादा होती है और इसको ऑलरेडी ड्रूलिंग हो रही है, मतलब इससे स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कोर्ट में ऐसे ड्रूलिंग सलाइवा ज़्यादा की वजह से नहीं हो रहा, ड्रूलिंग इस वजह से हो रही है कि सलाइवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पालसी है ना, सेरिब्रल पालसी है, पैरालाइज्ड है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, पीछे कर दो। दूसरा मेथड है ओरल स्क्रीनिंग डिवाइस आते हैं या पैलेटल ट्रेनिंग प्लेट्स आती हैं। ये इस किस्म का ओरल स्क्रीनिंग डिवाइस होता है जो उनकी ओरल सोइलिंग को सिखाता है उस बच्चे को, पैरालाइज्ड बच्चे को, कि सोइलो कैसे करना है। या फिर इस किस्म का आपका पैलेटल ट्रेनिंग प्लेट आती है, ये उसको पहना दो। अब ये आर्थो वाले आपको बताएंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कैसे फंक्शन करती है पैलेटल ट्रेनिंग प्लेट। नहीं, ये इस किस्म की ये प्लेट है आपके लेबियल बो की तरह, वो पूरा एक डिवाइस बनता है इसका। ये आर्थो वाले डिटेल में मैकेनिज्म बताएंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म मुझे भी नहीं पता, बस ये पता है कि डिवाइस है पैलेटल ट्रेनिंग प्लेट। या फिर स्पीच थेरापिस्ट के पास भेज दें ताकि वो उनकी स्पीच मूवमेंट को कंट्रोल करवाए। देन इस स्कोपोलामाइन पेज सलाइवा को कंट्रोल करता है, थोड़ी सलाइवा कम कर दे उसकी, ड्रग ट्रीटमेंट हम देते हैं इसको। एक पेच लगा देते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पेच लगेगा, उसकी सलाइवा को कंट्रोल करेगा। और बोटॉक्स या तो लगा दो ग्लैंड में। ये मेथड्स हैं आपके ड्रूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी इस किस्म का बच्चा आएगा, अब इसको कैसे चेक करोगे या ट्रीट करोगे? व्हील चेयर पे स्पेशल व्हील चेयर वाले यूनिट्स आते हैं जो व्हील चेयर को ही शिफ्ट कर देते हैं और आप पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो उस बच्चे की अपने डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से। वो ऐसे चलेगा उस पे प्लेटफॉर्म पे, पर प्लेटफॉर्म को एडजस्ट करो डेंटल के हवाले से, बच्चा अपने व्हील चेयर पे ही होगा। या फिर इस किस्म की पैडिंग टेक्निक कर दो, उसको यूनिट से उतार के और ऐसे डिफरेंट किस्म के पिलोज रख दो, आपके नॉर्मली काम हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली चेयर पे तो नहीं बैठ पाएगा ना वो बच्चा पैरालाइज्ड। ऐसे उसको कर दो, रिलैक्स उसको फील होगा। अब ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट को कैसे डील करोगे? आपके पास एक आ रहा है, ब्लाइंड आ रहा है, मुझे ये बताओ उसके केयर टेकर को क्यों आओगे यार? ब्लाइंड है उसको, बाकी तो चीज़ें आ रही ना, अंधा है उसको। ये ब्लाइंड पेशेंट आज की तरह से डील होता है क्योंकि वो तो सुन सकता है ना, उसको बता दिया वो तो नॉर्मल है हर चीज़ बोलेगा, इतना की वजह इतना। वैसे ही मुझे बताओ, अगर कोई जिसकी आंखें नॉर्मल है क्या मॉडिफाई करोगे? वो आके उसको चश्मा पहना दो, आंखें बंद कर दो, ब्लाइंड कर दो। ये मेरे पास आया था, बहुत अच्छा डील। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। और सर जैसे हम बच्चों को दिखाते होते हाँ वो डिफिकल्ट है, बट ज़्यादातर अगर ब्लाइंड जो होते हैं ना वो ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं क्योंकि उनके दूसरे सेंसेस हाइटेड होते हैं। तो हम उनको फील करवा सकते हैं कि हम उनके मुंह में क्या डाल। हाँ, तो वो इसमें एक टेक्निक आती है, टच फील एंड डू टेक्निक। एक आती है टेल शो डू टेक्निक, जो दिखा के करवाने, वो तो आँख नहीं, इसमें टच करवाओगे इंस्ट्रूमेंट्स। तो विजुअल वालों के लिए कोई इतनी कोई चेंजेस नहीं करनी होती, बट अगर कोई रिटन में प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो या पेड दे रहे हो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए या ब्लाइंड के लिए, अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, थोड़ा कलर डेफिसिएंट हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, हाँ दूसरी बात, अगर विजुअल इम्पेयर में तो किसी न किसी ने लाया होगा क्योंकि वो चल नहीं पाएगा, अगर इस तरह चलेगा तो गिर जाएगा। नहीं, ज़्यादातर वो उस जो दूसरा बंदा है वो ना प्रिस्क्राइब करो तो उसको दे दो, उसको बताओ उसको नहीं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई बंदा अंधा हो, कोई कलर ब्लाइंड हो, या किसी को वो कहते हैं ना कि मोतिया आ गया, किसी को धुंधलापन नज़र आता है। तो कुछ तरीके कर रहे हैं आपकी पेड पे, जस्ट लाइक आप वर्ड्स लिख रहे हो, ऐसे कोई ये नहीं कि एक छोटा एक हो गया, एक बड़ा लेटर हो गया,
स्टाइलिश इतने वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सिंपल जो सामने से इजीली नज़र आने चाहिए। कम से कम 3 mm के वर्ड्स होने चाहिए। 14 पॉइंट जो साइज़ होती है आपके सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे। नॉन ग्लेयर पेपर्स यूज़ करें, शाइनिंग वाले यूज़ ना करें जो आँखों को तंग करें। और कंट्रास्ट अच्छा हो, ब्लैक एंड वाइट, इतने कलर्ड इस्तेमाल ना करें उनके सामने। अगर कोई कलर ब्लाइंड है, कलर उसको पता नहीं चलेगा। इंटरेक्ट कैसे करोगे उनके साथ? इतना फोर्सफुल नहीं समझाना, अंधा है बहरा नहीं है, नॉर्मल बंदे की तरह उसके साथ ट्रीट करो। ज़्यादा ब्राइट लाइट पे वो काफ़ी अगर ब्लाइंड होते हैं तो वो उनकी आंखों में से सीधे लाइट्स नहीं देनी, नज़र नहीं आ रहा लेकिन रिसेप्टर्स तो हैं ना उसके एक्टिवेट, तो ये हेडेक होगा, ये सारे मसाइल होंगे। तो ओवरली ब्राइट सेंसिटिव लाइट उसके नहीं दें। टेल फील डू टेक्निक करें, पहले बताओ फिर फील करवाओ, देन काम करो। और नॉर्मल टोन में बात करना है, पेशेंट से बात करनी है। अंधा है तो नहीं, उसके अटेंडेंट से बात करो थोड़ी थोड़ी बात पे, केस को समझाओ, ये सुन रहा है खुद। हाँ, अल्बिनिज्म वाला, अल्बिनिज्म में क्या होता है? तो उसकी लाइट को, एनवायरनमेंट को थोड़ा कम कर दो। हाँ, तो उनको कम कर दो क्योंकि सनलाइट भी उनको तंग करती है। देन है डीफनेस और हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों को कैसे मैनेज करोगे? वैसे तो साइन लैंग्वेज सिखाया होती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो वो चीटी के बदले फिर साइन लैंग्वेज बना। एक तो ज़्यादातर वो लिप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक तो मास्क पहन के उनके सामने कम्युनिकेट नहीं करना, सर इशारा से भी उसको सुनाओ। इशारा पर ज़्यादातर अगर देखोगे लिप रीडिंग पे फोकस करते हैं। तो जिनके पास दाढ़ी या मूंछ एटलीस्ट ट्रिम कर दें, उनके लिप्स क्लियर नज़र आने चाहिए। ये लिटरली ये है कि आपके एक दूसरा उसके सामने बैठो ताकि आपकी लिप रीडिंग वो सुन कर सके। नहीं, तुम्हारे होठ नज़र आ रहे हैं, तुम कर पाओगे आराम से। तो इतनी बड़ी मूछियाँ दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि होठ भी उसका चुप जाए कि वो लिप रीडिंग ना कर सके। और आराम से उसके सामने बात करनी है, जल्दी जल्दी में नहीं बात करनी, वो लिप रीड ही नहीं कर पाए। फेस मास्क हटाना है, लिप मूवमेंट को कंट्रोल करो, बस इतना करना है, बाकी कोई चीज़ नहीं करनी। हाँ, हेयरिंग के लिए कुछ चीज़ करनी है। हैंड पीसेस और स्केलर्स का आवाज़ उनको तंग करेगा। ज़्यादातर हेयरिंग वालों को डिवाइस पहना होता है, तो उनको को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उतार दें ताकि, क्योंकि वो उसके कान के बराबर में ही चलेगा ना, तो वो इंक्रीज तंग कर देगा उनको। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बंद कर दें और उठा दें। अल्ट्रासोनिक स्केलर और पल्प, हाँ, जिनको कोक्लियर इम्प्लांट्स, अल्ट्रासोनिक स्केलर और पल्प टेस्टर आराम से कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप पेसमेकर में नहीं कर सकते। बट डायाथर्मी अवॉइड करनी है इनको इस रीजन में, हेड एंड नेक रीजन में, बाकी जगह पे नहीं। डायाथर्मी क्या होती है? जब आप ओटी में जाओगे ना तो इंसिशन ब्लेड से नहीं देते, वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हीट करते हैं, सीमेंट स्पेचुला की तरह, उसको हीट करते हैं, उसके साथ इंसाइज करते हैं। ब्लीडिंग भी कंट्रोल होती है। डायाथर्मी, सॉफ्ट टिश्यू कट देते हैं, उसको डायाथर्मी बोलते हैं। इलेक्ट्रो सर्जरी जिसको बोलते हैं, मशीन का नाम है इलेक्ट्रो सर्जरी, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसको डायाथर्मी हम बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, चैप्टर इतना था, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। अब मैंने आई थिंक टाइम से ख़त्म कर दिया होगा ये वाला चैप्टर। अब बस BCQ ये है दो, आपको वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बस एक एक हाथ उठाओ कि ये हम ये ऑप्शन पे जा रहे हैं। ए पर कौन आ रहा है? रिटर्न लिखी दे दिया, उन सां करे छॾेसि डिस्पोजेबल सां।
हाँ नेक्स्ट टाइम अवॉइड कराइण खां पेमेंट खां। पेशेंट के पैसा होता है ना नहीं जब गच्ची गरीब भाई समझ लेना चाहिए कैसे पेशेंट घर बताओ ए पे कोड कितने हैं? कोई नहीं है। बी पे, सी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। तू केड़े ते डी ते आ तू मैं हर दफे फदो कर सकी सर डिलेक्शन टाइमिंग ऐसा डिलेक्शन पे जो मसलो है वो आसान होगा लाइव इनिशियल उनके मसलो शायद सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन नथी करे सके ऐं ओरल हेल्थ के इम्प्रूव करणो आहे, इनिशियल स्टेप करणो आहे। तोखे हुनखे ॿुधाइणो आहे त मदर खे कहिड़ा तरीक़ा आहिनि हिन में जिंजाइवल छो जो कोऑपरेशन जो फिशर टंगा लार्ज टंगा कहिड़ा मॉडिफाइड मेथड्स आहिनि ओरल हाइजीन खे। डिलेड इरप्शन जो तुंहिंजो फ़िलहाल कमु न आहे हाली, वो नॉर्मल इन्हनि में हूंदी आहे। मैनेज ओरल हेल्थ खे इम्प्रूव करणो आहे। डिलेड इरप्शन सां तूं छा मैनेज कंदे? माना रीज़न ऑफ चूज़िंग एक्सट्रैक्ट द डिलेड इरप्टिंग परमानेंट टीथ। हिकु इरप्ट ई न थिया आहिनि वरी तूं परमानेंट टीथ कढी थो छॾे त जीअं हुनखे कोई फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन न थिए। छो ज़रूरत हिकिड़ी हो आयो ई न आहे वीचारो, अञा नंद में वात में ई न आयो आहे, फाथो पियो आहे अंदरि ऐं तूं हुनखे एक्सट्रैक्ट थो करें। आगे आपका ऑटिज्म की बात बताओ अभी। ऐसा ही होते हैं ना ऑटिज्म वाले बंदे, एंजाइटी ना यूनिट पे बैठते हैं। कैसे डील करें ऑटिज्म वाले 6 साल की बच्ची को? अब ऑप्शन बताओ। ये आपका ही केस है, आपने ही सुबह बताया था। ए पे कितने हैं? नहीं हो कोई भी। बी पे, सी पे 1 2 3 4 5 6 7 बाकी 2। डी तुम दोनों डी पे। चलो वो खुद ही उसकी मदर कह रही है कि रूटीन में घर में आराम से वो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसको क्लिनिक पे भी ऐसा रूटीन वाला माहौल दे दो ना। मल्टीपल विजिट्स करवाओ छोटी छोटी। क्या होगा? डिसेंसिटाइजेशन अप्रोच, वो फेमिलियर हो जाएगी इन्वायरमेंट के साथ कि कोई मसला नहीं है, जैसे आपके साथ किया था हमने। डिसेंसिटाइज कर दिया आपको, पहले सेंसिटिव थे अभी डिसेंसिटिव हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो अभी आपको इतना डर नहीं लगता ना सीडीसी की पोस्टिंग में, पहले डर लगता था। दैट्स ऑल अबाउट।